हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, कौन सा भारतीय शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर और ऑप्शन डी जयपुर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। आप सभी को जियो न्यूज की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूजीलैंड में सबसे पहले आया 2025। नए साल के वेलकम में ऑकलैंड में हुई जमकर आतिशबाजी। पूरी दुनिया के कई हिस्सों में साल 2025 का आगमन हो चुका है और जिनमें न्यूजीलैंड भी शामिल है। ऑकलैंड शहर में नए साल के मौके पर जमकर जश्न मनाया गया और आतिशबाजी की गई। न्यूजीलैंड में 31 दिसंबर 2024 को आधी रात को जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, न्यूजीलैंड के लोगों ने नए साल का स्वागत शानदार तरीके से किया और 2025 में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में प्रतिष्ठित स्काई टावर उत्सव का मुख्य आकर्षण रहा, जिसने शानदार आतिशबाजी के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हजारों लोग वाटर फ्रंट पर इकट्ठा हुए और आसमान में रंग बिरंगे रंगों की चमक के साथ जयकारे लगाते और गाते रहे। महाकुंभ मेले में कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, कुंभ में सीएम योगी ने किया ऐलान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ के दुर्लभ संयोग के साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया से श्रद्धालु आएंगे। संतों और श्रद्धालुओं के लिए स्नान की व्यवस्था में सभी लोग लगेंगे। सीएम योगी ने कहा कि संतों के स्वागत और श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार और मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की भी व्यवस्था रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के ICCC सभागार में समीक्षा बैठक के बाद कहा कि मित्रों, आज वर्ष का अंतिम दिन है और कल से 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ के मद्देनजर मेला क्षेत्र का निरीक्षण और क्या प्रगति हुई है, मैं इसे देखने आया था। मेरा दायित्व है कि आपको महाकुंभ की तैयारियों से अवगत करवाऊं। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज शहर का कायाकल्प करने का कार्य लगभग पूरा हो गया है और शहर में 200 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। 14 फ्लाईओवर या रोड ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। इस राज्य की सरकार ने दिया गरीब छात्रों के लिए बड़ा तोहफा, 1 जनवरी से मिलेगा मुफ्त भोजन। आंध्र प्रदेश सरकार 1 जनवरी से जूनियर कॉलेजों में छात्रों के लिए मुफ्त मध्याह्न भोजना योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत गरीब विद्यार्थियों को हर दिन मुफ्त भोजन मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 31 मार्च 2025 तक 29.39 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और अगले वित्तीय वर्ष के लिए 85.84 करोड़ रुपए का भी बजट रखा गया है। इस कदम से कॉलेज छात्रों और उनके अभिभावकों में खुशी की लहर है। हालांकि इस योजना में एक ट्विस्ट भी है। इस मुफ्त लंच योजना सभी कॉलेज छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि यह सिर्फ गरीब छात्रों के लिए है। इसका मतलब है कि केवल वे छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL में होंगे। सरकार का उद्देश्य ये है कि ऐसे छात्र अपनी पढ़ाई में लगे रहें और आर्थिक परेशानियों के कारण उनका मन न भटके। इस उद्देश्य को सरकार ने ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की है और इसकी घोषणा मंगलवार को की है। हिमाचल के शिमला में पब्लिक टॉयलेट में शुल्क नहीं लेगी सुक्खू सरकार, फैसले पर यू टर्न, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, बोले मेयर सुरेंद्र चौहान। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पहले टॉयलेट टैक्स पर घिरी थी, अब शिमला में पब्लिक टॉयलेट्स में पुरुषों से शुल्क लेने के मामले में भी किरकिरी हुई है और उधर नगर निगम ने मामले में यू टर्न लिया है। किरकिरी होने के बाद शिमला नगर निगम ने सफाई पेश की है। वहीं कांग्रेस शासित निगम के मेयर ने इस मामले पर पूरे विवाद पर सफाई दी है। महापौर सुरेंद्र चौहान ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोगों ने किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगाया है, निगम में केवल चर्चा हुई थी। हम ना महिला और ना ही पुरुष से किसी तरह से चार्ज लेंगे। और महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शहर के किसी भी सुलभ शौचालयों में शुल्क नहीं लिया जाता था। हमने सुलभ शौचालय लगाने वालों को टेंडर दिया है और नगर निगम का इनसे कोई संबंध नहीं है। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब चैटिंग जैसा आसान होगा किसी को पैसे भेजना। NPCI ने हटाई पाबंदी। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया है। चाहे फैमिली हो या फिर ऑफिस का कामकाज, यह हर जगह मैसेज का आसान तरीका बन गया है। अब आप न सिर्फ मैसेज यहां से भेज सकते हैं बल्कि इसके जरिए पैसे भी भेज सकते हैं। दरअसल व्हाट्सएप को भारत में बड़ी राहत मिली है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने व्हाट्सएप के लिए UPI यूजर
ऑन बोर्डिंग लिमिट को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। एनपीसीआई के इस फैसले के साथ अब व्हाट्सएप भारत में अपने पूरे यूजर बेस को यूपीआई सर्विस प्रदान कर सकता है। आसान भाषा में समझें तो अब किसी व्हाट्सएप यूजर्स उसके यूपीआई सर्विस व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे को चरणबद्ध तरीके से अपने यूपीआई यूजर बेस को बढ़ाने की अनुमति दी थी। न्यू ईयर के जश्न में हुड़दंग मचाया तो पुलिस करेगी कार्रवाई। नोएडा में 3000 पुलिसकर्मी तैनात, एडवाइजरी की गई जारी। यूपी पुलिस ने नोएडा में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि न्यू ईयर के जश्न में हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। नोएडा पुलिस के 3000 से अधिक कर्मी तैनात रहेंगे और पुलिस अफसर ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले हवालात में जाएंगे। हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई होगी। ड्रग्स का सेवन हुआ तो इस बार का लाइसेंस कैंसिल होगा और आगामी नव वर्ष को लेकर यातायात एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मॉल के अंदर नोएडा पुलिस ने हेल्प डेस्क बनाया है। यहाँ रात में 1 बजे तक शहर के पब और बार खुलेंगे और बता दें कि यहाँ नोएडा के कई रास्ते बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की कई टीम ड्यूटी पर तैनात रहेगी। नए साल पर जश्न को देखते हुए 2 दिनों तक जिले में BNS 163 लागू रहेगी। टैक्स पेयर्स को राहत, रिवाइज्ड ITR दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ी, 15 जनवरी तक मौका। टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम के बाद अब रिवाइज्ड रिटर्न भरने की डेडलाइन भी बढ़ा दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने रिवाइज्ड ITR फाइल करने की डेडलाइन अब 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। जो टैक्स पेयर्स इस तारीख तक ITR फाइल नहीं कर पाए थे उनके लिए लेट फीस के साथ रिवाइज्ड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 दिसंबर रखी गई थी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए GST एनुअल रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन GST रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को अपने एनुअल लेन देन को कंसोलिडेट करने के लिए यह रिटर्न जमा करना आवश्यक होगा। GST एनुअल रिटर्न GSTR 9 तक फाइल न करने पर 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनी को 50 रुपए रोजाना, CGST और SGST के तहत 25-25 रुपए या टर्नओवर का 0.04% मैक्सिमम लिमिट पेनल्टी के रूप में जमा करना होगा। प्रियंका गांधी ने की गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ, 25 दिन में वादा पूरा करने पर जताई खुशी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शायद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है। इतना ही नहीं, सिर्फ 25 दिन में वादा पूरा करने पर खुशी भी जाहिर की है। प्रियंका गांधी 4 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान शाह से मिली थी और वायनाड में विनाशकारी लैंडस्लाइड से हुए नुकसान को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी मांग को मानते हुए वायनाड लैंडस्लाइड्स को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। केरल के वायनाड में 30 जुलाई को मूसलाधार बारिश की वजह से चूरल माला और मुकुंडकई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ था। इस आपदा में 200 से अधिक लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। वहीं हजारों लोगों के घर उजड़ गए, खेत खलिहान बह गए और इसे केरल के इतिहास में सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना गया। वहां हालात इतने खराब थे कि लोगों को मदद नहीं मिल पा रही थी और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी जब इन लोगों के बीच गई तो उन्होंने मुद्दा उठाया और मदद की गुहार लगाई थी। बड़े बड़े घर, एसी और गाड़ी, हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवारों की होगी अब छटनी। सुक्खू सरकार करेगी बड़ा बदलाव। हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवारों की छटनी होगी और अपात्र परिवार बाहर किए जाएंगे। अप्रैल 2025 से बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन की प्रक्रिया की जाएगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में ये फैसला लिया है। सीएम ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया। गौरतलब है कि बीते समय में कई तस्वीरें सामने आई थी जिसमें बीपीएल परिवार साधन संपन्न थे और घरों में एसी और गाड़ियां तक मौजूद थी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीपीएल सूची में केवल पात्र परिवारों को ही सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जाए और इस संबंध में नए मापदंड तैयार किए जाएं। सीएम ने विभाग को निर्देश दिया कि इन मापदंडों को 5 जनवरी 2025 से पहले तैयार करना सुनिश्चित किया जाए और इसके बाद इस संबंध में मंत्रिमंडल से स्वीकृति ली जाएगी। बता दें कि नए दिशा निर्देशों को जनवरी 2025 में होने वाली ग्राम सभा में आम जनता के साथ साझा किया जाएगा।
क्या आपके पास भी नहीं है आशियाना? जरा जान ले केंद्र सरकार का नया प्लान। मिलने जा रहा है 2 करोड़ लोगों को तोहफा। उम्र बीत जाती है एक मकान बनाते बनाते। अपना आशियाना बनाने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन ऐसा सभी कर पाए ऐसा जरूरी नहीं। केंद्र सरकार भी इसे बखूबी समझती है और यही वजह है कि वो न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर 2 करोड़ घरों का तोहफा लोगों को देने जा रही है। बता दें कि यहाँ केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नए घर देने के लिए घर घर सर्वे करने का फैसला किया है। सर्वे का पूरा काम अगले 3 महीने तक चलेगा और 31 मार्च तक सर्वे पूरा करने के बाद इसे लेकर डिटेल प्लान बनाने की बात कही जा रही है। गरीब लोगों को घर देना बीजेपी के लोकसभा 2024 के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था। केंद्र सरकार ने इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संपर्क किया है। राज्यों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यह निर्णय लिया गया है कि एलिजिबल परिवारों को पहचान के लिए आवास प्लस 2024 ऐप का उपयोग करके सर्वे शुरू किया जाए। लिहाजा अनुरोध किया गया कि अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे प्राथमिकता के आधार पर घर घर सर्वे शुरू करें और सुनिश्चित करें कि यह काम अगले 3 महीनों में 31 मार्च 2025 तक पूरा हो जाए। कोई भी एलिजिबल परिवार छूटना नहीं चाहिए। केजरीवाल ने भरा पुजारी ग्रंथि योजना का फॉर्म। संदीप दीक्षित बोले, झूठ बोलकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही तीनों प्रमुख दलों आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखे हमले हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की ओर से पुजारी ग्रंथि योजना शुरू करने की घोषणा पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने मरघट वाले बाबा के मंदिर में पहुंचकर इस योजना के लिए पुजारी का फॉर्म भर दिया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के कई अन्य नेता अलग अलग इलाकों में इस योजना के तहत पुजारियों और ग्रंथियों के फॉर्म भर रहे हैं। इधर दिल्ली में कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर तीखे वार किए हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी मां शीला दीक्षित या और शरद पवार, लालू यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा था, वो आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया। CISF जवानों की मन मर्जी के होंगे 12 साल। चॉइस की नौकरी के लिए मिलेंगे 40 लोकेशन। होंगे मजे ही मजे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के जवानों के लिए 12 साल अब मन मर्जी के होंगे। इतना ही नहीं, चॉइस के 40 लोकेशन पर नौकरी करने की आज़ादी होगी। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो CISF की नई ट्रांसफर पॉलिसी आने के बाद नॉन गजेटेड ऑफिसर्स के लिए मजे ही मजे जैसी स्थिति हो गई है। यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि जवानों को मनमर्जी के 12 साल तभी मिलेंगे जब वह नॉन चॉइस पोस्टिंग वाला 10 साल का पहला टेन्योर पूरा कर लेंगे। बता दें कि CISF के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के तहत नॉन गजेटेड ऑफिसर्स, जिनमें कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारी शामिल हैं, पहले 10 साल नॉन चॉइस वाली लोकेशन पर ड्यूटी करनी होगी और 10 साल का यह टेन्योर पूरा करने के बाद ही नॉन गजेटेड ऑफिसर्स दूसरे टेन्योर के लिए योग्य होंगे। दूसरे टेन्योर की कुल अवधि 12 साल निर्धारित की गई है, जिसे 3-3 साल के 4 सब टेन्योर में बांटा गया है। CISF के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 10 साल की सर्विस का पहला टेन्योर पूरा होते ही जवानों को ऐसी 10 लोकेशन की चॉइस दी जाएगी जहां पर वह दूसरे टेन्योर के तहत ट्रांसफर पोस्टिंग चाहते हैं और इन 10 लोकेशन में से किसी एक लोकेशन पर जवान या नॉन गजेटेड ऑफिसर्स की तैनाती कर दी जाएगी। CISF कर्मियों की यह पोस्टिंग 3 वर्ष के लिए होगी और 3 वर्ष पूरा होने के बाद उन्हें एक बार फिर से 10 लोकेशन की चॉइस दी जाएगी। सासाराम गोलीकांड में नीतीश सरकार का एक्शन। CID को सौंपा जांच का जिम्मा। आरोपी DSP को बेलाल हेडक्वार्टर बुलाया गया। बता दें कि सासाराम के बादल कुमार सिंह मर्डर के मामले में यहां बड़ा एक्शन हुआ है। बिहार सरकार ने इस गोलीकांड की जांच की जिम्मेदारी अब अपराध अनुसंधान विभाग यानी कि CID को सौंप दी है। इसके साथ ही यातायात DSP आदिल बेलाल को तत्काल पटना पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है। बता दें कि ट्रैफिक DSP आदिल बेलाल पर गार्ड के साथ मिलकर बात बर्थडे पार्टी के दौरान बादल कुमार नाम के एक शख्स को गोली मारने और 2 व्यक्ति को जख्मी करने के आरोप हैं। बता दें कि बीते शुक्रवार को जब ये घटना घटी तब से सासाराम में तनाव व्याप्त है और आरोपी DSP आदिल बेलाल पर लगातार एक्शन की मांग की जा रही है। यूपी में अखिलेश यादव को मिला था बूस्टर डोज। अब बिहार में तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और पप्पू यादव के बीच छिड़ी जंग। बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने न सिर्फ तैयारियां शुरू कर दी हैं बल्कि साथ साथ उन मुद्दों पर काम करना भी शुरू कर दिया है जिनके सहारे वे जनता के बीच जाकर वोट मांगने जाएंगे। जहां सत्ताधारी दल नीतीश कुमार के सुशासन काल के विकास कार्यों और रोजगार के साथ साथ अन्य विकास योजनाओं को जनता को बताने में लगी है, वहीं विरोधी दल भी युवाओं से जुड़े हुए
मुद्दों को उठाने की तैयारी में हैं। दरअसल इस बार बिहार में विपक्ष के नेता यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात चाहे तेजस्वी यादव की हो, प्रशांत किशोर की हो या फिर पप्पू यादव की, सभी अखिलेश यादव की तरह युवाओं के मुद्दों को अपना चुनावी हथियार बनाना चाहते हैं। दरअसल जिस लोकसभा के चुनाव के दौरान बीजेपी को घेरने के लिए अखिलेश यादव को सिपाही भर्ती परीक्षा का मुद्दा बतौर बूस्टर डोज मिला था, उसी तरह बिहार में इन दिनों विपक्षी नेताओं को बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग का मुद्दा मिल गया है, जिसको लेकर विपक्ष के नेताओं में जंग छिड़ी हुई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा का मुद्दा गर्म था और इसी मुद्दे को उठाकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर खूब हमला बोला, जो एक तरह से अखिलेश यादव के लिए बूस्टर डोज साबित हुआ और चुनाव में समाजवादी पार्टी को अधिक सीटें मिली थी। मिट जाएगा शेख मुजीबुर रहमान का वजूद, मोहम्मद यूनुस की खुराफाती चाल, बांग्लादेश में बदलने वाला है बहुत कुछ। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने की तैयारी चल रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार में प्राइमरी और मिडिल शैक्षणिक संस्थानों के लिए बांग्ला और अंग्रेजी टेक्स्ट बुक में बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिनमें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान से संबंधित कुछ कंटेंट को हटाना शामिल है। नेशनल करिकुलम और टेक्स्ट बुक बोर्ड NCBT के सूत्रों के हवाले से खबर है कि कक्षा 5वीं से 9वीं तक की बांग्ला और अंग्रेजी टेक्स्ट बुक में छात्र नेतृत्व वाले जन आंदोलन की सामग्री शामिल की जा सकती है और कक्षा 6 से 9 की अंग्रेजी टेक्स्ट बुक से यहां मुजीबुर रहमान पर आधारित 6 लेख और गद्य हटाए जाएंगे, जबकि जुलाई आंदोलन पर 4 लेख जोड़े जाएंगे। आईसीसी अवार्ड्स 2024, 1-2 नहीं 4 भारतीय क्रिकेटर आईसीसी अवार्ड्स की रेस में, बुमराह को मिल रही 3 बैटर से टक्कर। साल 2024 भारतीय क्रिकेट के लिए जश्न भी लेकर आया और कई बार निराश भी करता रहा। जून में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता और नवंबर आते आते न्यूजीलैंड से ऐतिहासिक हार भी झेली। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-2 से पिछड़ रहे हैं। अगर इस साल विराट कोहली, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर ने निराश किया तो जसप्रीत बुमराह, स्मृति मंधाना जैसे क्रिकेटरों ने अपने प्रदर्शन से मैच भी जीता और वाहवाही भी लूटी। इसी की बदौलत 4 भारतीय क्रिकेटरों को यहां आईसीसी अवार्ड्स की अलग अलग कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। जसप्रीत बुमराह को 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है और विजेता का चयन वोटिंग से होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर का संभावित मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा छा सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ग्राउंड फ्रॉस्ट की स्थिति होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति के आसार है। वहीं पश्चिमी हिमालय पर शीतलहर की स्थिति होने की संभावना है। आज का सुविचार, किसी के लिए खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।